बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एडवाइज़र पावर डिवीजन सैयद फैज़ान अली साहब। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन अक्सर फैज़ान साहब दूर करते हैं। फैज़ान साहब आज भी सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस वक्त जो लोड शेडिंग हम मुल्क में देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसके पीछे अहम फैक्टर्स क्या हैं? इसमें देखिए बेसिकली अहम फैक्टर तो बारिश का मौसम है। बहुत दफ़ा मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ हिस्सों में ममालिक के मुल्क के बारिश हो रही होती है, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट आ जाते हैं जिनको हमारा जो अमला है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का वो इसी में लगा होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उस फॉल्ट की रेक्टिफिकेशन की जा सके। उसके अलावा कुछ इसमें ये भी है कि जो कि गैस की कुछ हद तक शॉर्टेज थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश की वजह से थी, जिसको अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। तो आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि इसमें खातिर ख्वाह कमी होगी। और ये इस वजह से क्योंकि स्पॉट मार्केट की तरफ हम गए थे तो बिजली महंगी भी हो रही है और यही हम फैक्टर इसमें देख रहे हैं। जी, स्पॉट मार्केट से अगर आप परचेज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बिजली आपको थोड़ी सी महंगी प्राइस पड़ती है, लेकिन इस एक अच्छी खुशाइन खबर ये है कि जो कतर के जो हमारा जो सप्लायर है उसने फोर्स मेजोर अब वापस ले लिए और होपफुली अब आप देखिएगा कि फ्यूचर में कार्गोज जो हमारा उनके लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट है उनके साथ, तो वहाँ से एनर्जी सप्लाई का एग्रीमेंट है, वो वहाँ से हमारे कार्गोज आते रहेंगे। इस अच्छा महीने भी एक कार्गो हमारे पास आ चुका है। अच्छा फैज़ान तो साहब, अभी आपने फरमाया, सॉरी टू इंटरप्ट जो यू, लेकिन अभी आपने फरमाया कि ये बारिश की वजह से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। क्या ये बारिशों के सीज़न के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा? बिल्कुल जी, अगर आप देखें आज से 1-2 महीने पहले बिल्कुल ऐसे कोई सिचुएशन नहीं थी, लोड शेडिंग पे बिल्कुल कमी थी। तो ये नॉर्मली होता ही ये है कि ये अगस्त सितंबर के महीने में ज़रा फॉल्ट्स इस तरीके से आ जाते हैं क्योंकि बारिश जब होती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं हवाओं की चलने की वजह से कुछ बिजली के खंभों भी मुतासर होते हैं। लेकिन हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक बनाई हुई है और उसको एक टाइमलाइन दी हुई है कि विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ आवर्स उसके अंदर आपने उस फॉल्ट को डिटेक्ट भी करना और रेक्टिफाई भी करना है। लेकिन फैज़ान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी हमारे रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है बाकायदा तौर पर कि 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये लोड मैनेजमेंट लोड शेडिंग ही हो रही है, ये बारिश की वजह से नहीं है? फिर इतनी एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे कैसे हो रही है कि 1 घंटे के हम देख रहे हैं कि गैप के बाद फिर 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती? जी, जैसे मैंने आपको एक तो फैक्टर है जो कि आपकी बारिशों का फैक्टर है। एक और फैक्टर जो मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया था कि चूंकि गैस की सप्लाई कमी है और ये पीक डिमांड का सीजन है, तो उसकी वजह से आपको शाम के टाइम या रात के औकात कार में आपको कमी का कभी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपको वक्त लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं फैज़ान साहब, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का, अभी हमारे जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस का भी जिक्र कर रहे थे, उसके कोई इश्यूज नहीं है इस वक्त हमारे? जी नहीं, ट्रांसमिशन लाइंस के तो उसी वक्त इशू होते हैं जब आपको फॉल्ट आता है, और फॉल्ट के आने की वजह यही होती है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई किसी न किसी की किस्म की खराबी हो इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई बारिश है या शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई किसी किस्म के कोई दरख्त या वो उसके साथ लगता है, तो तभी उसी सूरत में उसके फॉल्ट अकर करता है। अदरवाइज तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फैज़ान साहब, हमारे नाज़रीन को एक अच्छी खबर आप ये दे दें कि अभी जब बारिशें ख़त्म होंगी तो उसके बाद किसी किस्म की लोड शेडिंग हम नहीं देख रहे होंगे या बहुत कमी आ जाएगी लोड शेडिंग में? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, खातिर ख्वाह आप देखिएगा, खातिर ख्वाह कमी आएगी और फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड अब जैसे ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि जंग की बंदिश है, तो आप देखिएगा कि कार्गोज भी वहाँ से आने लग जाएंगे, तो होपफुली ये जो सारा मामला है ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा और लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी होगी। ठीक है, कुछ और डिस्कशंस भी हो रही हैं फैज़ान साहब। पावर मिनिस्टर अवैस लगारी के मुताबिक इस वक्त ये देखा जा रहा है कि दिन में जो सोलर से इजाफी बिजली बन रही है, जो इस्तेमाल ना होने के बाद ज़ाया हो रही है, तो सार्फिन को 6 रुपये यूनिट बिजली वो देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ताकि वो जो बैटरी में स्टोर ये की जा सके। लेकिन IMF इस पर नहीं मान रहा। एक तो ज़ाहिर है उसकी क्या वजूहत हैं वो भी आप हमसे शेयर कीजिएगा। फिर बिजली ज़ाया करने से बेहतर ये नहीं है कि कम से कम पैसों में ये नेशनल ग्रिड के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि कम से कम पैसों में दे दी जाए सार्फिन को? जी, देखें, पूरी दुनिया में होता ये है कि जब आपके पास दिन के टाइम पे दिन के औकात में बिजली ज़्यादा होती है, तो वो आप फीडबैक करते हैं और फिर रात के टाइम उसको पुल बैक करते हैं। तो जब आपके पास दिन में टाइम बिजली ज़्यादा है, तो आप उसका टैरिफ कम कर सकते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खपत करें। और इसी तरीके से एक और हल इसका ये भी है कि आप रात के टाइम लोगों को जो ग्रिड में डालने का रेट है, वो आप ज़्यादा कर दें ताकि
जो लोगों के पास बैटरीज में दिन के टाइम स्टोर करके और रात के टाइम वो वापस ग्रिड में डालें। तो उससे होता ये है कि आपकी जो पीक डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पीकिंग पावर प्लांट्स नहीं लगाने पड़ते, जो कि दिन रात के टाइम तो इस्तेमाल होते हैं लेकिन दिन के टाइम आइडल पड़े होते हैं, तो उससे टैरिफ ऊपर चलते हैं। तो ये प्रपोजल पे एक काम हो रहा था, लेकिन उसको IMF अभी उसके अंडर रिव्यू है, और वो शायद उनका ये ख्याल है कि इससे बोझ एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे या एक सारिफ का दूसरे सारिफ पे पड़ेगा। लेकिन अभी वो मामला चल रहे हैं, होपफुली इस पे मजीद जब IMF को कन्विंस कर लिया जाएगा इस बात पर फैजान साहब। उम्मीद है कि जी इस पे फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अब डॉक्टर आफिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैजान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहिए। जैसा कि आफिया साहब फैजान साहब बता रहे हैं, जब हम लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं, इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि ये बारिशों की सीज़न की वजह से हो रहे हैं और हमारे कोई ऐसे मसाइल नहीं। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखें, बारिशों की वजह से वो जो ट्रिपिंग वगैरह के इश्यूज हैं वो तो होते हैं, लेकिन जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन कर दिया, एक एक दो दो घंटे वाली चीज़, वो इन्होंने फैजान साहब ने भी बता दिया कि वो RLNG की कमी की वजह से है, और ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से शायद वो वाले प्लांट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता, या वो फ्यूल की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, वो ज़रूर फैक्टर है। लेकिन बारिशों की वजह से ट्रिपिंग हो जाना, या कुछ इलाकों में जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है लेकिन एक स्टैंडर्ड पैटर्न होना, वो थोड़ा सा जो है ना, वो दूसरी वजूहत ज़्यादा हैं उसमें। वो सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं हो सकता। वो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू द पॉइंट फैजान साहब, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, IMF वाली बात आप कर रहे थे, और जाहिर है जब हम स्टोरेज की तरफ जाते हैं, डिस्कोर्स में पायलट मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। ज़रा एक तो इस हवाले से बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि उससे फिर हम जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने में कामयाब होंगे? जी देखें, जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी को आपने ट्राई करना होता है तो आपने पहले पायलट की मंजूरी देनी होती है। तो एक फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की कमेटी बनाई है, और वो कमेटी के अंडर फिर टेक्निकल और रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए हैं, जो रेगुलेशंस को भी देख रहे हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की इंकरेजमेंट के लिए क्या रेगुलेशंस में चेंजेस या तब्दीली आनी चाहिए, और इसी तरीके से टेक्निकली वो कहाँ लग सकते हैं, उसका साइज क्या हो सकता है। तो इसके हवाले से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक दो जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो तकनीकी वजूहात की बेसिस पे आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वहां लगा सकते हैं। उसमें फिर यही है कि जो रिवर्स पावर फ्लो, जो सुबह के टाइम, दिन के टाइम आपके पास बहुत ज्यादा बिजली होती है, उसको स्टोर कर लिया जाए, और रात के टाइम जब सारे वापस आता है उस ग्रिड के ऊपर तो वो ओवरलोड करता है उस ट्रांसफार्मर को, तो वहां आप उस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डिस्चार्ज करके उनके साथ उसको एक बेहतर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और फैजान साहब, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या जो BESS है, इस पर कितनी लागत आएगी, ये कि कितना महंगा पड़ेगा, और कोई दुनिया की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कोई दीगर ममालिक में भी इस हवाले से प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं? जी देखें, बहुत सारे ममालिक में ये ऑलरेडी हो चुका है। आप USA की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वहाँ एक अब कॉमन चीज़ हो गई है। बल्कि चाइना जो हमारा हमसाया ममालिक है, वहाँ भी खातिर ख्वाह गीगावाट्स में ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग चुका हुआ है। अब जहाँ तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है, प्राइस भी दिन ब दिन इसकी कम आती जा रही है। तो इस वक्त तकरीबन कोई $220 से $250 पर किलोवाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के आसपास लग रही है। तो वहां से आप ये मजीद अभी कमी आती जाएगी। ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ये टोटल कंप्लीट एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है, जब आपने एक उसमें EPC और हर किस्म की उसमें सिविल वर्क सारी चीजें शामिल करके जो कॉस्ट है। वरना जो अगर खाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कॉस्ट है वो तो उससे भी काफी हद तक कम है। तो ये अब इस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनती जा रही है जो कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकल है, टेक्निकली फिजिबल है, और एक ऐसी रियलिटी बन रही है जो कि आप देख रहे हैं कि घरों में भी लोग खुद ब खुद लगा रहे हैं। तो ये ग्रिड लेवल पे भी हमें इनकरेज करना चाहिए, और जो ग्रिड की इंस्टेबिलिटी है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तकनीकी बुनियादों पे उसको बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से चलाने की, तो वो एक रियलिटी बनती जा रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, और उसी के हवाले से पावर डिवीजन इस पे काम कर रहा है। फैजान साहब, मैं आपकी जाने आऊँगा। फैजान साहब, क्योंकि ब्रेक से पहले आप ये जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब इसकी कॉस्ट का जिक्र आपने किया तो एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अवाम बिजली के बिल में पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सरचार्जेस हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स अदा कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जब आएगा, ज़ाहिर है वैसे तो ये आप जैसे बता रहे हैं बहुत बेहतरी होगी इसमें, लेकिन ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इसका बोझ भी फिर अवाम पर ही पड़ेगा अल्टीमेटली। देखिए, अवाम तो इस वक्त खुद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगा रही है, ठीक है, तो बोझ तो नहीं है। अवाम तो अपनी कहीं आप इसको लगा रही है, बल्कि अपने फायदे के लिए लगा रही है इसको।
और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि गुज़िश्ता को 30 माह में कुछ 6000 मेगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो कि 90% उसमें रेजिडेंशियल ही है। तो आवाम तो इसका बखूबी फायदा उठा रही है। जहां तक कि ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का ताल्लुक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के इसके यूज केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रिड ओवरलोड हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अब लगा लें, या फिर आप एक और नया ग्रिड बना लें। तो वो थोड़ा सा उसको डेफर कर लेता है। तो इस तरीके से ये फिर हम वेन ऑप्शन करेंगे कि कौन सी इस वक्त मौसर तरीका है, बैटरी को लगाएं या एक और ग्रिड बनाएं, और वहां से फिर इन क्रूशियल डिसीजंस के थ्रू जिससे अवाम को फायदा होगा, जिससे टैरिफ कम से कम बढ़ेगा, उसका फिर हम डिसीजन लेके और उस चीज की तरफ उस ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आफिस साहबा, लास्ट वीक में वक्त भी थोड़ा कम है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर हम देखें हुकूमत अपने जो खर्च है वो पूरे करने के लिए जो पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ बिजली बिलों पर इन्हिसार इस वक्त करती हमें दिखाई देती है। गुज़श्ता माली साल का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसके दौरान ही बिजली बिलों से 476 अरब रुपये जमा किए गए। अभी हमारे रिपोर्टर भी इस हवाले से बता रहे थे 4 साल के दौरान भी 1866 अरब रुपये की खती रकम जो है वो टैक्स की मद में ली गई। ये जस्टिफाइबल है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में तो हम बहुत अरसे से लिख भी रहे हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ फोरम्स में बात भी की जाती है कि आप वही वाली जो आपने भी शुरू में कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं, यहाँ आसानी से जो है ना टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे एफबीआर की जो है ना नाअहली ज़ाहिर होती है कि वो जहाँ से उन्हें टैक्स कलेक्ट होना चाहिए उन सोर्सेज की तरफ वो नहीं जा रहे, लेकिन जो आसान टारगेट्स हैं उनको ही बार बार फोकस किया जाता है। जिसी तरह वो लेवी का भी जो है वो टारगेट अब बढ़ा दिया गया है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसका इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा। आईएमएफ भी फिर उन्हीं चीज़ों का, आईएमएफ को भी जाहिर है उसने तो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ फोकस करना है, वो भी चाहता है कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए, कहीं से भी जनरेट हो जाए। तो वो सॉफ्ट टारगेट्स ही को बार बार जो है ना अप्रोच किया जाता है, और ये जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं है। और ये एफबीआर की जो है नाअहली है ना उसको ही हाईलाइट बार बार किया जाता है कि जिन एरियाज, जिन सेक्टर्स को फोकस करने की ज़रूरत है, जिन लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है जो नहीं पे कर रहे, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन बेचारा जो कंज्यूमर ऑलरेडी पिस रहा है, आप उसी को जो है ना मजीद बोझ डाली जाते हैं। और हाफिज साहब, चेयरमैन एफबीआर ये खुद कह रहे हैं कि अगर बिजली के बिलों पर आय टैक्स कम किए गए तो उसकी कमी किसी दूसरी मद में टैक्स लगाकर पूरी करना पड़ेगी। तो ये तो आसान अल्फाज हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हम सॉफ्ट टारगेट से ही पूरा करेंगे अपना रेवेन्यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो खुद ही इस बात को एग्री जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो है बाकी जगहों से वो शायद नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में वो यही कहना चाह रहे हैं कि वहाँ से वो नहीं कर सकते, तो जहाँ से वो कर सकते हैं आसानी के साथ, तो उन्हीं को ही वो टारगेट करेंगे।